हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग क्षितिज बैच फॉर आईआईटी जैम 2023 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आईआईटी जैम में लगभग 10 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता है और आप इसमें से इजीली 8 to 10 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। आज का जो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक होगा वो है ऑर्डर, डिग्री एंड सेपरेशन मेथड। तो हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में यहां बात करेंगे। तो जो इन टॉपिक्स में हम कवर करेंगे, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो इस टॉपिक्स में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसमें जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। एक सॉल्यूशन एक कर्व होता है और वो कर्व कुछ सर्टेन कंडीशंस को होल्ड करता है, तब हम जाके कहते हैं उस कर्व को सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम आएंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसमें से हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसके कुछ मेथड्स होंगे। तो इस लेक्चर में जो हम मेथड कवर करेंगे वो होगा आपका सेपरेशन मेथड एंड रिड्यूसिबल टू सेपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लिखिए आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके आप वैल्यू असाइन करते हो। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? दोज वेरिएबल्स whose values assign, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू आप पुट करते हो तो उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद आता है डिपेंडेंट वेरिएबल कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वो होता है कि जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उस वेरिएबल को आप बोलोगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है आपकी दोज वेरिएबल्स whose values calculated corresponding to independent variable, corresponding to independent variable, right? For example, मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 5x। क्या है? 5x। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू असाइन करूंगा, क्योंकि y इक्वल टू 5x है, तो x की वैल्यू मैं असाइन करूंगा, यहां मैं करूंगा पुट x इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2। तो x की वैल्यू मैंने क्या ली? 2, राइट? तो मैंने किसकी वैल्यू असाइन करी? x की। तो यहां पर x क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो y की वैल्यू क्या करी आपने? कैलकुलेट कर रही है। तो y कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल।
राइट। तो जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं उस वेरिएबल को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या होगा, x की वैल्यू हम पुट करेंगे। जैसे अगर मैं पुट कर दूं पुट x इज इक्वल टू 1, राइट, तो x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। तो यहां से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जैसे ही x की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली या कह लो आप कैलकुलेट कर ली। तो जैसे ही y की वैल्यू कैलकुलेट हुई तो ये कैसा हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों केस में आप कह सकते हो हेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी डिफाइन करते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी an equation which involves dependent variable, independent variable, dependent variable, independent variables and derivative of dependent variable with respect to independent variable। तो क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। फर्स्ट एग्जाम्पल है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहां पर देखो, आप यहां पर क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कंटेंट रखती है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव किसका हो रहा है यहां पर, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये एक इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, राइट। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहां x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y, यहां पर y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो z है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो z है वो क्या है, z एक x, y का फंक्शन है। z क्या है, x, y का फंक्शन है, यानी कि 2 वेरिएबल फंक्शन है। तो यहां जहां पर अगर आप x और y दोनों की वैल्यू पुट करो तो z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, x और y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो z का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, राइट, x के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि z आपका 2 वेरिएबल फंक्शन है x और y का। तो अगर आप x के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव कराओगे, जहां पर y आपका एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं। यहां पर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, राइट। तो ये है आपके एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड पार्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैम के अंदर आपका टॉपिक्स है वो है सिर्फ ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैम में सिर्फ हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सबसे पहले ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कर रखती है? सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व करती है। एंड टोटल डेरिवेटिव, और क्या रखती है? टोटल डेरिवेटिव, यानी कि इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता। तो क्या है इसके अंदर? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टोटल डेरिवेटिव, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो सिर्फ यूनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूं dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो d क्या है? टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। इसको जो d लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन एक्स। यहां पर क्या है? ये x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या है? फंक्शन है किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और मैं ये कहूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या है? ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये टोटल डेरिवेटिव कंटेन रख रहा है और यहां पर सिर्फ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ x है, राइट। यहां पर x क्या है? x ही ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अलावा y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बोलते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व करेगी? पार्शियल डेरिवेटिव। ये इन्वॉल्व करेगी पार्शियल डेरिवेटिव्स को। इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, राइट। यहां पर क्या आ गया? देखो पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया और यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो कितने हैं? एक्स और टी, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में y किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है और t के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो y है, जो यहां पर y है वो किस किस का फंक्शन है? y यहां पर x और t का फंक्शन है, राइट। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो इसलिए ये जब किसी कोई फंक्शन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है तो वहां ऑटोमेटिकली पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है। तो इसलिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन करता है उसको आप बोलोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो एक एग्जांपल और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखूं डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये भी क्या है? एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर y का डेरिवेटिव कैसा हो रहा है? पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि y x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है। तो इस तरीके से ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन, जैसे कि अभी हमने देखा जो क्लासिफिकेशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का वो टू पार्ट्स में है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई है? टू पार्ट्स में।
फर्स्ट इसका है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड सेकंड है PDE यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ओके, ये कब होती है? जब आपका यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो। यहां पर क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 1, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, राइट। और यहां पर क्या होता है? क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करती है PD, तो इसका मतलब यहां पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। ओके, अब आगे ये फर्दर रिड्यूस होगा अगर यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाए? 1 हो जाए। भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, अगर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो गया तब एक केस, एंड एक केस कब? जब नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज्यादा है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1, तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है। किस में होगा? अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है तो यहां पर बनेगा सिंपल ODE, उसको आप बोलोगे सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अगर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज्यादा हैं तो आप यहां पर बोलोगे उसको सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ODE। सिमिलरली यहां पर भी ये इस तरीके से रिड्यूस होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अगर 1 है और नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेम, ये होगी आपकी सिंपल PDE, और ये होगी आपकी सिस्टम ऑफ PDE, सिस्टम ऑफ PD। तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारे जेम में है वो सिर्फ इतना है, ODE, और वो भी सिंपल ODE। सिस्टम ऑफ ODE हमारे जेम के सिलेबस में नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ODE, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेट करोगे, राइट। तो हमारे पास एक कोई कर्व गिवन होगी, लेट f ऑफ x, y, c1, c2, c3 एंड सो ऑन cn इज इक्वल टू 0। ये एक फंक्शन है या कह लो एक रिलेशन है, इज ए रिलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है कैसे हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, राइट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब आप इनको अपनी इच्छा अनुसार वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये एक रिलेशन हुआ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का। अब आपको कहेगा कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो आपको किस तरीके से आप उसको फॉर्म करोगे। तो चलो देखते हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या करोगे तो सबसे पहले आप इसको फॉर्म करने के लिए क्या करोगे, आप यहां पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर x हमारा एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट होगा और y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 1। ये कौन सी इक्वेशन नंबर हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर 1। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स। कितने टाइम्स, n टाइम्स। n टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे कितने हैं, n, c1 से लेकर cn तक। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम्स आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो n टाइम्स क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये क्या है n, यहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा ये फंक्शन बनेगा आपका f डैश, राइट। डेरिवेटिव dy/dx या df/dx, क्योंकि f का आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो df/dx, तो उसकी जगह मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं f डैश, राइट। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को या किसी डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं हम डिनोट करते हैं dy, अगर y को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या फिर dy इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, या फिर y डैश। इन सब का क्या है, एक ही मतलब है, राइट। तो ये एक तरीके से नोटेशन है। ओके, तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव इस फंक्शन f का, तो क्या बनेगा ये f डैश x, y। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि अंदर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y का y डैश हो जाएगा, बाकी सभी ऐसे ही c1 c2 एंड cn इक्वल टू 0, राइट। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 2 जब एक बार आपने डिफरेंशिएट करा। अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा आपका f डबल डैश x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव y डैश, और y डैश पहले से ही है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट y डबल डैश, यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव। अगेन c1 c2 cn इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से मैं इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या बनेगा, अगर मैं 3rd टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा तो f ट्रिपल डैश, ये क्या बनेगा x, y, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, c1 c2 cn इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। सिमिलरली मैं इसको करूंगा n टाइम्स तो ये बनेगा fn, इसका मतलब क्या है, n टाइम्स डेरिवेटिव, तो ये बनेगा x, y, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, एंड कितने टाइम्स तक जाएगा, yn तक, yn, और इसमें कांस्टेंट होंगे c1 c2 अप टू cn इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर होगी n+1। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, n+1, क्योंकि आप 3 टाइम्स जब f को डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो इक्वेशन नंबर बन रही थी 4, तो इस तरीके से जब n टाइम्स आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये इक्वेशन नंबर बनेगी n+1। ओके, आपने n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इनको रिमूव करना है इन सभी इक्वेशनों में से। कितनी इक्वेशन टोटल आपकी, n+1 इक्वेशन, तो आप इसमें से इसको करोगे रिमूव। नाउ रिमूव c1, c2, cn from n+1 equations, from n+1 equations। तो जब आप इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को n+1 इक्वेशन में से रिमूव कर दोगे तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो बनेगी f, एक फंक्शन बनेगा
उसको मैं नाम दे देता हूं फाई एक्स कॉमा वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश एंड सो ऑन वाई एन, क्योंकि आपने एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर दिया तो बचा क्या आपके पास एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश अप टू वाई एन डैश इक्वल टू 0। तो ये क्या है, डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वेशन होती है, यानी कि एक रिलेशन होता है किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या है, एक रिलेशन ही है। तो ये क्या हो जाएगी आपका, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी किसकी, इस कर्व की, इस वाले कर्व की। तो आपको कोई कर्व गिवन होगा, आपको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमसे कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू सी एक्स। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये एक रिलेशन है जहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1, ओनली c यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसकी हमें निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो सॉल्यूशन, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, राइट। यहां कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहां पर कितना है, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू सी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक ही टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, ये y डैश, y का डेरिवेटिव y डैश, c कांस्टेंट टर्म एज इट इज और x का 1। तो ये क्या बना, dy, y डैश का मतलब क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू c। ओके, अब आपको क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव किससे करना है, एक इक्वेशन ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन ये जो डिफरेंशिएट करने के बाद आई है। तो इन दोनों का एक यूज करते हुए आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को क्या कर देना, रिमूव। तो यहाँ c की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, यहां से हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा y इज इक्वल टू सी की जगह dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस x को मैं इधर ला सकता हूं, तो ये इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो इस तरीके से आप किसी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पर कह रहा है वेयर r इज ए फिक्स्ड कांस्टेंट, वेयर r इज ए फिक्स्ड कांस्टेंट। r क्या है आपका, एक फिक्स कांस्टेंट है। तो इस कर्व की आपको क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर डिफरेंशिएट करना है। यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, यहां पर सिर्फ r फिक्स्ड कांस्टेंट है, राइट। r क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पर क्या होगा, a। तो यहां पर सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आप इस कर्व को, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या करोगे, 1 टाइम डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट
इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को मैं एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहा हूं, वी गेट, तो इसको डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x माइनस ए, क्योंकि पावर है, पावर आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है, और ये अंदर वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो x का 1 और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो यही आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का 2y एंड y डैश यानी कि dy अपॉन dx, आर स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट, तो ये भी 0, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करते हुए आपको आरबिट्रेरी कांस्टेंट क्या करना है, रिमूव करना है, तो आरबिट्रेरी कांस्टेंट को आपको रिमूव करना है, यानी कि ए को रिमूव करना है, तो कैसे करोगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई, यहां से 2 मल्टीप्लाई, तो थ्रो आउट मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ 0 है, यहां से कॉमन लेके मैं इसको उस तरफ भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा यहाँ x माइनस ए, तो मैं x माइनस ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, इस वाले टर्म को मैं उस साइड ले गया, तो क्या आएगा माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस x माइनस ए की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसको मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास क्या आएगा, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बनेगी हमारी, इधर पुट कर दूंगा तो माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ये बनेगा y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से, तो ये बनेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो वाई स्क्वायर यहां से कॉमन, ये इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्या बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी, ये आई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई करो तो यहां से आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये आई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, या डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से आप फाइंड करोगे, ओके। तो नेक्स्ट आपका है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या कह रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने टाइम्स डेरिवेटिव है, कितने टाइम्स वो डिफरेंशिएट हो रहा है, तो जितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है उसका जो हाईएस्ट टाइम्स है डेरिवेटिव, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव है वो कहलाता है इसका ऑर्डर। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एंड डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर, क्या है, ये हाईएस्ट पावर होती है, किसकी हाईएस्ट पावर, ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, किसकी हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स, तो सारे के सारे डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, किससे, फ्रैक्शन से और रेडिकल से, तब हम कहेंगे वो आपकी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, जैसे यहां पर देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो यहां पर डेरिवेटिव ये भी है dy बाई डी एक्स, यहां भी डेरिवेटिव है, राइट। कितने टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, 1 टाइम, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कितना है इसका, 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हुआ, 1, यानी कि यहां पर ऑर्डर हो गया हेयर
ऑर्डर तो हो गया 1। अब डिग्री क्या होगी, देखो डिग्री क्या हमें क्या कहता है, ऑल द डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स। तो यहां पर क्या रहा है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये तो फ्रैक्शन आ गया क्योंकि डेरिवेटिव है, देखो इन्वॉल्व है, इसकी होल पावर 1/2 है, फ्रैक्शन में आ गया, फ्री होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दोगे। तो इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा dy/dx का स्क्वायर, इधर स्क्वायर, इधर अब स्क्वायरिंग करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहां क्या बचा 1 + dy/dx स्क्वायर, राइट, ये हो गया। अब देखो ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव था क्योंकि ये वन टाइम डेरिवेटिव है, ये भी वन टाइम डेरिवेटिव है, तो इसकी हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है 2, यहां पर कितनी है 2। अगर यहां 3 होता तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती, 3 हो जाती, लेकिन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 2। तो यहां पर ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री कितनी हो गई 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2, राइट। अगर इसको मैं 3 कर देता है यहां पर, इस स्क्वायर की जगह क्यूब कर दूं तो यहां पर डिग्री आएगी 3, राइट। शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल्स, ये ध्यान में रखना है आपको। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। देखो यहां डेरिवेटिव कितने टाइम्स है, 3 डेरिवेटिव, कितने टाइम्स डेरिवेटिव है 3 टाइम्स। यहां पर डेरिवेटिव कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, ओके। तो यहां पर 1 टाइम्स, यहां 3 टाइम्स, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3, कि 3 टाइम्स ये डेरिवेटिव वो ज्यादा है। तो यहां पर ऑर्डर हो गया सिंपली, ऑर्डर हो गया आपका 3, राइट। एंड डिग्री यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो यहां पर डेरिवेटिव है, यहां भी डेरिवेटिव है, इसकी जो पावर है वो 2 है, यहां पर 3 है, यानी कि फ्री है, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल से। यहां पर 2 पावर, यहां 3, तो हमें देखनी किसकी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है आपका, इसकी पावर कितनी है 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी 2, राइट। तो ये ध्यान रखना है, जब आप डिग्री चेक करो तो देख लेनी है कि क्या सारे के सारे डेरिवेटिव रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री है। अगर हाँ फ्री है तो आप फिर देखोगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है। तो यहां पर जैसे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर 2 थी, तो यहां पर केस में, इस केस में जो डिग्री हो जाएगी 2। अब dy/dx = x sin x, तो यहां सिंपल डेरिवेटिव सिर्फ dy/dx है, 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 1, तो इस केस में ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, ऑर्डर हो गया 1, और डिग्री हो गई हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। तो सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है और ये फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल एंड रेडिकल्स है, तो डिग्री कितनी हो गई 1। नेक्स्ट एग्जांपल, d²y/dx² = sin dy/dx। देखो ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। इस केस में ऑर्डर तो हो गया 2, राइट। एंड डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, लेकिन क्या कहता, ऑल द डेरिवेटिव्स शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल्स एंड रेडिकल्स, लेकिन यहां जो डेरिवेटिव आ रहा है वो किस में आ गया, रेडिकल में आ गया, तो ये फ्री होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या करोगे, साइन सीरीज का एक एक्सपेंशन होता है, उसको आप एक्सपेंड कर दोगे। तो साइन एक्स का एक्सपेंड क्या होता है, देखो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, मैं यहां लिख रहा हूं साइन एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है x - x³ by 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x⁷ फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, राइट। एंगल में अगर यहां पर क्या है x है, तो ये इसका एक्सपेंशन ये होता है साइन सीरीज का एक्सपेंशन। यहां पर dy/dx है, तो x की जगह आप रिप्लेस कर दोगे dy/dx, तो यहां पर क्या आएगा dy/dx की पावर 1, dy/dx की पावर 3, 5, 7 इंक्रीज होता चला जाएगा। सारी की सारी पावर जो कैसी है, नेचुरल नंबर है, यानी कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑर्डर तो जब भी 2 ही रहा हाईएस्ट, यहां तो सिर्फ पावर ही तो इंक्रीज हो रही है, ऑर्डर तो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव यही रहेगा। तो यहां पर ऑर्डर तो 2 होगा, लेकिन डिग्री कितनी होगी, डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। तो यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो यहां पर इसकी पावर कितनी है 1, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां dy/dx आएगा वो आपका हाईएस्ट
डेरिवेटिव नहीं है। अगर ये स्क्वायर होता, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर होता, तो ऑर्डर तो 2 हो जाता, लेकिन डिग्री कितनी होती, ये इंक्रीज, ये चलता ही रहता, राइट, कभी खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती। ओके, अगर ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता रेडिकल्स में, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ रेडिकल में, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है, जो कि है 1। तो यहां पर एक एग्जाम्पल है, तो मैं आपको लिख देता हूं ये एग्जाम्पल क्या था। ये एग्जाम्पल था x इंटू, यहां लिख देता हूं मैं, ये एग्जाम्पल था आपका x डेल z अपॉन डेल x प्लस y इंटू डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू z, राइट, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहां पर देखो, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, कितने टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, 1 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है दोनों केस में, और इन सभी डेरिवेटिव्स की पावर कितनी है, 1 है। तो यहां पर ऑर्डर कितना होगा, 1, डिग्री वो भी 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर 1 है। अगर मैं इसको कर दूं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, ये 1 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, और हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर कितनी यहां पर 1, तो डिग्री 1, राइट। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर और डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से आप चेक करोगे जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक कर रहे हो, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका इसके ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर कुछ नोट्स हैं। क्या कहता है, द डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। डिग्री हमेशा क्या होगी, डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू का मतलब हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। आप यहां लिख सकते हो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी, नेचुरल नंबर, राइट। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू यानी कि नेचुरल नंबर होगी, कभी भी क्या नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी डिफरेंशियल यानी कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो वहां नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से आपके पास एक कर्व है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हो कब, जब उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देते हो, तब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो उसी तरीके से आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जब आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर क्या आएंगे, आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो वो वही यहां पर कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखना है कैसे कांस्टेंट होंगे, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू, हमेशा किसके इक्वल होंगे, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं जितने ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये था आपका ऑर्डर एंड डिग्री पे कुछ नोट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर हमारे पास मान चलो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट f ऑफ x y डैश y डबल डैश एंड सो ऑन अप टू yn इक्वल टू 0 इज a nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज a nth order differential equation ये क्या है, ये आपकी एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो n है। ओके, अब हम कोई एक फंक्शन है हमारे पास, देन phi of x comma y c1 c2 c3 and up to cn is said to be a solution of given differential equation of given above
डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ, ये सॉल्यूशन कब होगा, अगर ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो फाई अगर इसका सॉल्यूशन है तो फाई का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फाई फाई डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, फाई डबल डैश, फाई ट्रिपल डैश एंड अप टू फाई nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ये क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड इसमें जो कंडीशन है वो है कि फाई satisfies the given डिफरेंशियल इक्वेशन। फाई का हम कब बोलेंगे सॉल्यूशन, अगर फाई आपके nth डेरिवेटिव रखता है और फाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर आप y की जगह फाई पुट कर दो तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तब आप बोलोगे कि फाई इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, अभी के लिए सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल हमें शो करना है, सो दैट y इज इक्वल टू सी एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसको शो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, यहां पर देखो कितने डेरिवेटिव है, ऑर्डर कितना है 1, राइट, 1 ऑर्डर है, तो इसका मतलब इसको आप इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो y डैश, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू होगा c कांस्टेंट x का 1, तो डेरिवेटिव क्या है इसका, y डैश इज इक्वल टू c, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c। ओके, अगर ये सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इधर पुट कर देते हैं इसको, y इज इक्वल टू सी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास c आ गई है, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c माइनस y अपॉन x, y की वैल्यू क्या है सी एक्स, तो y की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी सी एक्स अपॉन x, क्या आएगा, यहां से x और x कैंसिल आउट, यहां से x और x कैंसिल आउट, तो बचा क्या c माइनस सी, ये क्या है इक्वल टू 0, जो कि यहां राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट, यानी कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, ये वाला जो ये है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये इंप्लाइज कर रहा है y इज इक्वल टू सी एक्स इज अ सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो है आपकी dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरीके से आप किसी कर्व को चेक करोगे कि वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका जनरल सॉल्यूशन, कि जनरल सॉल्यूशन आप किसे कहोगे। तो इस सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है इन विच द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जनरल सॉल्यूशन या कहो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, राइट, तो वो कहलाता है आपका जनरल सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, क्या था एग्जांपल आपका, एग्जांपल था आपका y इज इक्वल टू सी एक्स इज ए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन था dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, राइट, ये सॉल्यूशन था। यहां पर देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है c, यानी कि 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और यहाँ इसका ऑर्डर कितना है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू सी एक्स क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, y इज इक्वल टू c1 साइन एक्स प्लस c2 कॉस एक्स, ये एक सॉल्यूशन होता है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो y है c1 इंटू साइन एक्स प्लस c2 इंटू कॉस एक्स, ये क्या एक सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0।
तो हम बाद में मेथड्स देखेंगे कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2, और यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, C1 एंड C2, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी एक सॉल्यूशन होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। जो कहां से ऑब्टेन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन होता है बाय गिविंग सम वैल्यूज। किस तरीके से ऑब्टेन होता है, बाय गिविंग सम वैल्यूज टू ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कि जो आपका जनरल सॉल्यूशन है जितने भी उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर उन सब को हम कुछ ना कुछ क्या रखेंगे, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो वो वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू सी एक्स क्या था, एक सॉल्यूशन था, राइट। y इक्वल टू सी एक्स एक सॉल्यूशन था। अगर मैं c की वैल्यू 2 पुट कर दूं, क्या कर दूं, c की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं, तो पुट c इक्वल टू 5, तो ये क्या कहेगा, विच इम्प्लाइज y बन जाएगा आपका 5x। तो y इक्वल टू 5x क्या हो गया, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन हुआ है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। तो y इक्वल टू 5x इज अ इज अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इज ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से मैं अगर एक और एग्जांपल था हमारा, क्या था, y इक्वल टू c1 sin x प्लस c2 cos x। ये भी एक क्या था आपका जनरल सॉल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का। ओके, अगर मैं इसमें पुट करूं c1 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका sin x, और ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू sin x आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, y इज इक्वल टू sin x इज ए particular solution is a particular solution of differential equation। differential equation यहां पर क्या थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। तो ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ आया होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखनी की सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप वैल्यू पुट करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी एक सॉल्यूशन होता है जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन ना किया जा सके, अ सॉल्यूशन विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल dy by dx टू रूट y, राइट। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो हम फाइंड करते हैं, 12th में आपने फाइंड किया होगा। हम इसको कर सकते हैं dy, इधर जाएगा रूट y टू dx, राइट। हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस रूट y को इधर ले गए और इस dx को इधर ले गए। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेट करने पे रूट y है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट y इज इक्वल टू 2x और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c, राइट। इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, इधर y के रेस्पेक्ट में, इधर x के रेस्पेक्ट में। तो टू रूट y इज इक्वल टू 2x प्लस c। ओके, देखो इस 2 से थ्रू आउट क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से बचेगा रूट y इज इक्वल टू यहां से x और यहां से आएगा c बाई 2। तो उसको हम एक और कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई a कांस्टेंट, राइट। a यहां पर क्या होगा, वेयर a इज इक्वल टू c बाई 2।
क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ भी एक ये क्या रहेगा, ये भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, ये y स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये बन जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ये कुछ बन रहा है, यानी कि ये क्या बन रहा है, फैमिली ऑफ पैराबोला। जैसे जैसे आप एक ही अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, फैमिली ऑफ पैराबोला। ओके, तो ये था इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं देखूं कि यहां पर y ऑफ x, क्योंकि x का फंक्शन है, इक्वल टू जीरो, तो y ऑफ यानी कि y इक्वल टू जीरो भी एक इसका क्या है, सॉल्यूशन है। कैसे, देखो अगर मैं y इक्वल टू जीरो लूं तो ये जीरो हो गया, और जीरो y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन है। क्या ये इस जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया जा सकता है, ये आपका है जनरल सॉल्यूशन। ये भी एक सॉल्यूशन है। क्या ये इससे ऑब्टेन हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों, अगर आप ए की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो ये क्या बनता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ए की और जीरो के अलावा आप कुछ भी वैल्यू पुट करो तो ये x प्लस समथिंग आएगा, उसका स्क्वायर बनेगा, लेकिन जीरो कभी नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि ए आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ए की वैल्यू आप माइनस एक्स पुट नहीं कर सकते, क्योंकि x आपका वेरिएबल है। तो इसका मतलब जो ये y इक्वल टू एक्स है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन ना किया जा सके। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि जैम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस है। कह रहा है कि मॉड ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस मॉड ऑफ y प्लस a इक्वल टू जीरो, वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशन। अक्सर जैम में पूछ जाते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है, आपको पूछता है कि ये इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे, टू सॉल्यूशन होंगे, या फिर कितने सॉल्यूशन होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम थोड़ा बहुत देखते हैं। ओके, देखो यहां पर एक पर कंडीशन है a बिलोंग्स टू r, राइट। अब यहां पर a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो यानी थ्री केसेस बनेंगे यहां पर। फर्स्ट केस क्या बनेगा यहां पर, केस फर्स्ट, व्हेन a इक्वल टू जीरो, राइट। जब a की वैल्यू जीरो हो जाए तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी मॉड ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू जीरो, क्योंकि a तो जीरो हो गया। ओके, अब इसके बारे में क्या कह सकते हो आप, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने कितने होंगे, यानी कि y ऐसे कितने y एग्जिस्ट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, क्योंकि y इक्वल टू आपका क्या आता है, सॉल्यूशन होता है। ओके, तो देखते हैं। अगर यहां पर देखो दो चीज केस हो सकते हैं, इफ या तो y कांस्टेंट हो, यहां पर क्या सब केस बनेंगे, y कांस्टेंट हो, तो इसी को चेक करते हैं पहले। y इक्वल टू कांस्टेंट, मैं y कह रहा हूं, मतलब कि इसका एक सॉल्यूशन है जो कि किसी कांस्टेंट के इक्वल है, y इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि c। ओके, अगर y इक्वल टू c हुआ तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो यहां से dy बाई डी एक्स आपके पास आएगा, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये तो जीरो आ जाएगा। ओके, ये जीरो आ गया। अगर इस वैल्यू को हम इसमें पुट करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसमें पुट कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स यानी कि मॉड ऑफ जीरो प्लस कॉन्स्टेंट है मॉड ऑफ c इक्वल टू जीरो, राइट। कॉन्स्टेंट कुछ भी हो तो अगर इसको इक्वेट करें जहां से क्या आएगा, c इक्वल टू जीरो, ये तभी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है जब c इक्वल टू जीरो हो, यानी कि जब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो वो कॉन्स्टेंट ओनली क्या हो सकता है, यहाँ पर जीरो हो सकता है सिर्फ। इसके अलावा अगर c आपने वन ले लिया, टू ले लिया, तो इस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ c इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस केस में क्या है आपका y इक्वल टू
या कह लो y इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट, जब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है आपका, ये रहा। अच्छा, इसी में क्या बन सकता है, y जब आपका नॉन कांस्टेंट हो, ये भी तो हो सकता है ना कि y नॉन कांस्टेंट हो, तो वो देखो, अब इसी में ले रहा हूं मैं, पहले केस के सब पार्ट है ये, y इज इक्वल टू नॉन कांस्टेंट, y आपका क्या है, नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है, ठीक है। अगर y नॉन कांस्टेंट है तो यहां से क्या आएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स, या तो कांस्टेंट बनेगा, राइट, और या फिर नॉन कांस्टेंट ही रहेगा। अगर y नॉन कांस्टेंट है, मान चलो अगर ये लीनियर हुआ, यानी कि y कुछ इस टाइप का हुआ, ax प्लस बी, राइट, अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं dy, क्या आएगा a, और यहां से ये dy बाई डी एक्स आया आपका a, जो कि a क्या है यहाँ पर, a कांस्टेंट है, राइट। अगर ये लीनियर होगा तो ये कांस्टेंट देगा, अगर ये लीनियर के अलावा कुछ और हुआ, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तब यहाँ से ये नॉन कांस्टेंट आएगा। तब क्या आएगा, जैसे ये अगर a स्क्वायर हो जाए तो यहाँ से क्या आएगा 2ax, तो ये क्या है यहाँ पर देखो नॉन कांस्टेंट, राइट। तो जब y नॉन कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या नॉन कांस्टेंट होगा। ओके, अब देखते हैं, और हमारा कंडीशन थी क्या थी, dy बाई डी एक्स प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 0, ये चीज थी। देखो y कांस्टेंट है या नॉन, यहाँ y नॉन कांस्टेंट है, ओके, y नॉन कांस्टेंट है, ये आपका नॉन कांस्टेंट है। शॉर्ट में कांस्टेंट को इस तरीके से लिखते हैं, CONST, ओके। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या फिर नॉन कांस्टेंट होगा, राइट। ये नॉन कांस्टेंट हो गया, ये या तो कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट। अगर मान चलो कांस्टेंट भी हुआ, अगर ये कांस्टेंट हुआ, राइट, तो ये कांस्टेंट टर्म और ये मॉडुलस ऑफ नॉन कांस्टेंट टर्म दोनों मिलके क्या होगी, नॉन कांस्टेंट टर्म, दोनों मिलके नॉन कांस्टेंट टर्म होगी। नॉन कांस्टेंट मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ x का फंक्शन आएगा, और अगर मैं x की वैल्यू अगर मान चलो कुछ ऐसा पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा जिस पर ये 0 नहीं बनेगा, राइट। जैसे अगर मैं इसी को ले लूं, राइट, x प्लस 1 ले लूं मैं, y को ले लूं मैं x प्लस 1, नॉन कांस्टेंट है, यहाँ पर ये x प्लस 1 हुआ, राइट। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 आएगा अगर कांस्टेंट हुआ तो, और कांस्टेंट हुआ तो मॉडुलस है, राइट। अगर ये कैसा कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1, यहाँ पर अगर x की वैल्यू में चलो मैं कुछ भी पुट करूँ -1 के अलावा, या -1 भी पुट कर दूँ, तो ये इसको 0 नहीं होने देगा। अगर ये नॉन कांस्टेंट भी हुआ, ये क्या हुआ, नॉन कांस्टेंट भी हुआ, अगर ये नॉन कांस्टेंट भी हुआ, ये भी नॉन कांस्टेंट है, राइट, ये भी नॉन कांस्टेंट, ये भी नॉन कांस्टेंट, दोनों मिलके क्या होंगे, नॉन कांस्टेंट बनाएगा, राइट। अब ये दोनों नॉन कांस्टेंट है तो इसमें एक कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जो भी ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है उस पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब y नॉन कांस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी y ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां से इंप्लाई हो जाता है विच इज implied नो सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिख देते हैं विच इज implied नो सॉल्यूशन, which implies no solution exist। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब यहां पर एक और केस बनता है आपका, नेक्स्ट केस है आपका केस नंबर 2, व्हेन a ग्रेटर देन 0। तो आपने देखा जब a इज इक्वल टू 0 है तो उसका सिर्फ सॉल्यूशन क्या है, ओनली y इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है,
ओनली y इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब y नॉन कांस्टेंट था तो यहां पर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट। तो अब सेकंड केस में हम देख रहे हैं जब a आपका ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर देखो क्या बनेगा आपका। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी मॉड ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस मॉड ऑफ y प्लस a इक्वल टू 0, राइट। यहां पर a ग्रेटर देन 0 है, यहां पर ये आपका ग्रेटर देन 0 है। y आप चाहे कांस्टेंट लो चाहे नॉन कांस्टेंट लो, तो ये भी क्या बनेगा, मॉडुलस फंक्शन है, ये भी ग्रेटर देन 0 बनेगा, राइट। dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे, ये इक्वल भी 0 के इक्वल भी ले सकते हो आप। dy बाई डी एक्स करोगे तो ये या तो 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि मॉडुलस साइन है। तो ये पॉजिटिव, राइट, और ये भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होल टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, 0 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहां से a बचेगा जो स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होल टर्म पूरी की पूरी क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, राइट। यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है which implies there is no solution, which implies there is no solution, there is no solution when x greater than a। जब भी आपका when a greater than 0, जब भी आपका a पॉजिटिव है तो इस केस में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था आपका सेकंड केस। नेक्स्ट केस है आपका केस नंबर थर्ड, when a लेस देन 0, यानी कि a कैसा है आपका, नेगेटिव नंबर है। देखो 0 हो गया, सारे पॉजिटिव रियल नंबर हो गए, अब बचे सारे के सारे नेगेटिव नंबर। तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं हम, when a लेस देन 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी आपकी, मॉड ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस मॉड ऑफ y प्लस a इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी थी, ओके। इसमें भी देखो सब केसेस बनेंगे क्या, इफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर y आपका कांस्टेंट है तो, ओके, y कांस्टेंट है तो क्या बनेगा, इसको c के इक्वल मान लेता हूं, ओके। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, y कांस्टेंट dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0, ओके। तो ये इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, मॉड ऑफ y कांस्टेंट है लेकिन मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं c प्लस a इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आएगा मॉड ऑफ c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a कैसा था, नेगेटिव टर्म, a लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव था, और नेगेटिव यहाँ से पहले ही एक और आ गया है, तो नेगेटिव a नेगेटिव का था और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस ऑफ a कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो ये ध्यान रखनी है, हेयर माइनस ऑफ a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि a लेस देन 0 है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, c यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका मतलब है जो c की वैल्यू है इज इक्वल टू प्लस माइनस a हो सकती है, क्योंकि c की जगह अगर a पुट करोगे आप जो नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉडुलस के साइन की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव का रखोगे पॉजिटिव का रखोगे तब भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब c की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी प्लस माइनस a। तो यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होगा इस केस में कितने सॉल्यूशन रहेंगे, 2 सॉल्यूशन, यहाँ पर कितने सॉल्यूशन रहेंगे, 2 सॉल्यूशन। तो यहां से निकल के आया y इज इक्वल टू, जब कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस c आर 2 सॉल्यूशन, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
टू सॉल्यूशंस हो गए इस केस में जब लेस देन नेगेटिव। लेकिन अभी इसका एक सब पार्ट रहता है, कौन सा सब पार्ट रह रहा है, जब y आपका नॉन कांस्टेंट है, इफ y इज इक्वल टू नॉन कांस्टेंट, राइट, यानी कि कुछ ना कुछ फंक्शन है किसी x का। ओके, तो यहां पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये y नॉन कांस्टेंट है तो ये dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो सकता है या फिर नॉन कांस्टेंट हो सकता है, राइट, y कांस्टेंट हो सकता है, नॉन कांस्टेंट भी, जैसे प्रीवियस केस में देखा था हमने। ओके, यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, मॉड ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस मॉड ऑफ y प्लस a इक्वल टू 0, राइट। ये टर्म कैसी हो जाएगी, देखो y कैसा है यहाँ पर, नॉन कांस्टेंट, कोई बात नहीं, और ये या तो होगा कांस्टेंट या होगा नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट है, ओके, मॉडुलस का साइन, ये कांस्टेंट हुआ तब भी कांस्टेंट प्लस नॉन कांस्टेंट दोनों का जो सम आएगा वो नॉन कांस्टेंट आएगा, और ये नॉन कांस्टेंट हुआ, ये नॉन कांस्टेंट है ही, तो दोनों का सम नॉन कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों टर्म्स का जो सम आएगा वो नॉन कांस्टेंट ही आना है। अगर नॉन कांस्टेंट आ रहा है यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आएगा तो यहाँ पर एक ऐसा रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, अगर आप उस एक्स की वैल्यू पुट करो तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, या फिर कह लो माइनस ऑफ ए, ये ए है, माइनस ऑफ ए के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव टर्म्स नहीं हो सकती कभी भी, पॉजिटिव का ए हुआ तो नहीं हो, या कह लो ये दोनों टर्म्स जो है इन दोनों का कांस्टेंट कभी भी नेगेटिव ऑफ ए या इस ए के अपोजिट नहीं हो सकता, तो ये कभी भी 0 नहीं बनाएगा क्योंकि नॉन कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर भी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी हमें, एंड एक इनिशियल कंडीशन दे दी। इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि एक वैल्यू दे देना, y आपका सॉल्यूशन है, इस पर क्या है, जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। ये एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है, पूछ रहा है कि देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशन, कि नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशन क्या होंगे। देखो यहाँ पर ये कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था जो हमने अभी कराए, राइट। यहाँ पर क्या हो गया, a इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, a इक्वल टू 0, तो इसका ओनली सॉल्यूशन जब क्या होगा, यहाँ पर a 0 हो गया तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि y इज इक्वल टू 0, यानी कि y ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज दी ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि a 0 है, इज दी ओनली सॉल्यूशन। ओके, अब इनिशियल कंडीशन क्या कह रहा है, y 0 इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 0 पुट करो आप तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सॉल्यूशन है इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन के आने के चांस लगते हैं कि ये जेम में आ सकता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर बी, नो सॉल्यूशन, ये रियल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू y डैश टू द पावर अल्फा where alpha belongs to between 0,1 and y at the value a is equal to 0, यानी कि इनिशियल कंडीशन क्या है, when x is equal to a y gives 0, ये इनिशियल कंडीशन है। और क्या पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास, क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो इसमें फाइंड करते हैं पहले इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको हम एक पार्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं। तो पार्टिकुलर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इन पार्टिकुलर
इन पार्टिकुलर 2/3 dy by dx y raised to the power 1/3 एंड इनिशियल कंडीशन ले लेता हूं मैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। राइट, देखो मैंने सिर्फ कराया क्या है, अल्फा की वैल्यू मैंने ले लिया 1/3 जो 0 और 1 के बीच में है। ओके, और मैंने इस y डैश को सिर्फ 2/3 से मल्टीप्लाई करा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इनिशियल कंडीशन जो थी y इक्वल टू 0, मैंने सिर्फ a की जगह 0 पुट किया है। तो पार्टिकुलर एग्जाम्पल इसी टाइप का ही है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं dy अपॉन y रेज़ टू द पावर 1/3 और यहां से हो जाएगा आपका dx, राइट, इस वाले पार्ट को। तो dx इधर गया और ये इधर आ गया। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। ये क्या बनेगा, 2/3 इंटीग्रेशन y माइनस 1/3 dy इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये बना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां पर 2/3 और यहां पर आपका y माइनस 1/3 था, लिख लेते हैं पहले इसको, dy इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये बनेगा आपका 2/3 इंटीग्रेशन आएगा 2/3 अपॉन 2/3 यहां से x प्लस सी, राइट, ये आया। अभी 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, y रेज़ टू द पावर 2/3 x प्लस सी, ये आ रहा है आपका सॉल्यूशन। और इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, y 0 पे 0। तो इस इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहां पर। अब तो ये बनेगा 0, y 0 है जब x 0 है, प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है 0। आफ्टर अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन तो c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0। ओके, तो ये आपका एक जो जनरल सोल्यूशन बन गया। अब जनरल सोल्यूशन हो गया y रेज़ टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू x, यानी कि y रेज़ टू द पावर, सॉरी, y इज इक्वल टू, इस पावर को उस साइड ले जाते हैं, x 3/2। अब देखिए ये y रियल कब होगा, ये रियल तब होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0। अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये इंप्लाई करेगा y आपका कैसा है, y इज रियल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x आपका लेस देन 0 हो जाए तो ये क्या होगा, y इज इमेजिनरी, यानी कि कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नेगेटिव आएगा और 1/2 है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस के यानी कि रूट -1 यानी कि आयोटा, और आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा। तो इस तरीके से क्या आएगा, एक इमेजिनरी वैल्यू आएगी। ओके, अब इसी में देखो ये एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, ये एक रियल सॉल्यूशन है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और एक y इज इक्वल टू 0 भी इसका सॉल्यूशन होगा। एक क्या सॉल्यूशन होगा इसका, आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। और y इज इक्वल टू 0 इज आल्सो अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसे है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये है, अगर y 0 हो गया तो dy बाई डी एक्स 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। और इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही एक यहाँ पर x 0 पुट करोगे तो y 0 है ही, राइट, यानी कि y इज इक्वल टू 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है। और जो कंडीशन आ रही है, यानी कि जो आपका जनरल सॉल्यूशन आ रहा है, ये भी आपका क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो x की पावर 3/2 पुट करोगे आप इधर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 पुट कराते यहां से क्या आएगा, x 3/2 तो x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर, ओके। और उसका डेरिवेटिव करोगे x स्क्वायर का, सॉरी, y इज इक्वल टू क्या था, x की पावर
3/2, तो x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से देखोगे दोनों इक्वल आएगा, यहाँ से भी x स्क्वायर आएगा कैंसिल आउट होके, और जो इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी एक सॉल्यूशन है, तो सेटिस्फाई करेगा, इसी को सॉल्व करके आपने वो निकाला है। ओके, और आप ये भी देखते हो अगर मैं इसको शिफ्ट करूं, ये क्या आ रहा है, जो सॉल्यूशन आ रहा है, अगर हम उसको रियल लाइन पे देखें, ग्राफिकली देखें, ये आ रहा है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपका यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैं इसको अब मॉडिफाई कर रहा हूँ, y ऑफ x की पावर 3/2 है व्हेन x ग्रेटर देन 0, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए, तो ये हो जाएगा जब लेस देन इक्वल टू 0 है। हमें क्या चाहिए, रियल वैल्यूड सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो 0 या ये चीज, राइट, क्योंकि अगर मैं x लेस देन 0 लूंगा तो इमेजिनरी रूट्स देगा, तो इमेजिनरी हमें लेना नहीं है क्योंकि रियल वैल्यूड सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही x ग्रेटर देन 0 हुआ तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ये सॉल्यूशन हो गया। तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो ये एक तरीके से पैराबोला टाइप का दिख रहा है, इसका सेंटर है यहाँ पर है, तो मैं इस सेंटर को शिफ्ट कर देता हूँ। शिफ्ट का मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, y ऑफ x माइनस सी 3/2 व्हेन x ग्रेटर देन c। देखो x माइनस 0 था यहाँ, एक तरीके से x को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0, जब x 0 से ग्रेटर देन है, x माइनस सी लिखा था, x ग्रेटर देन c हो गया, और ये 0 रहेगा जब x लेस देन इक्वल टू c होगा, क्योंकि x इक्वल टू c हो गया तो 0 देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कहाँ बन गई, कहाँ, एक तरीके से ये अगर हमारा c है तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ओरिजिन से कहाँ शिफ्ट हो गया, सी पॉइंट पर, पहले ये ओरिजिन पे था, ये था आपका ओरिजिन, अब ये पॉइंट हो गया सी पे शिफ्ट, ये ग्राफ, राइट। ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी dy बाई डी एक्स, यहाँ था 2/3 y 1/3, और इनिशियल कंडीशन थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, राइट। 2/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y रेज टू पावर 1/3 और y 0 पे 0, एक पार्टिकुलर एग्जांपल लिया था और उसका सॉल्यूशन ये आ रहा है आपके पास, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। कैसे, अगर y इक्वल टू में x माइनस सी ये पुट करूं, x माइनस सी रेज टू द पावर 3/2, राइट, फिर इसका मैं डिफरेंशिएट लूं और उसको इस साइड पुट करूं, तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, आप करके देखना, दोनों कहेंगे इक्वल आएंगे, और इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जब आपका x 0 है तो y भी 0 होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, अब इस वाले केस में क्योंकि यहां पर c पॉइंट हो गया तो यहां पर ये पॉइंट c हो जाएगा, राइट। या फिर आप देख सकते हो, अगर y ऑफ 0 रहने दूं, ये कब है, जब x ग्रेटर देन c है, और ये यहां पर x लेस देन इक्वल टू c, ये मैंने शिफ्ट किया इस साइड, तो c ये था आपका, और 0 आएगा यहाँ पे, राइट। तो ये 0 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, एक तरीके से 0 पे वैल्यू 0, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी एक सोल्यूशन। तो c की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये भी एक सॉल्यूशन, और y ऑफ 0 ये भी एक सॉल्यूशन, y इक्वल टू एक्स पर 3/2 ये भी एक सॉल्यूशन, और जब c की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे ये भी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब भी इस टाइप की कंडीशन हो, यानी कि एक आपका जनरल फॉर्मूला बन चुका है, या कह लो एक तरीके जनरल रिजल्ट है, जब भी ये चीज लिखी हो
यहाँ पर देख ध्यान देना है कि जो इनिशियल कंडीशन है, यहाँ x की वैल्यू दे रखी है, ना कि इस y की वैल्यू, तब चेंज हो जाएगा। और ये अल्फा हमेशा 0-1 के बीच में होना चाहिए, और y की वैल्यू किसी पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, 0। तब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, एक जैम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये शायद जैम 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। जैम 2015 में क्या था कि द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू रूट वाई वेयर y0 इज इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैज at least 2 solution if alpha is equal to 0, no solution if alpha greater than 0, at least 1 solution if alpha greater than 0, a unique solution if alpha is equal to 0। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जैम 2015 में। तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि यहां पर देखो अल्फा आ गया, यहां पर इनिशियल कंडीशन जो गिवन थी यहां पर अल्फा आ गया, लेकिन अगर ये अल्फा 0 हुआ, ये अल्फा 0 हुआ, तो ये आपका जो अभी हमने क्वेश्चन किया वही बन जाएगा। अगर अल्फा इक्वल टू 0 हो गया तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। तो यहां पर है इनफाइनाइट नहीं है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन बोल रहे हैं, नो सॉल्यूशन तो होगा नहीं। देखो यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि यूनिक सॉल्यूशन हो, क्योंकि जैसे ही अल्फा 0 हुआ तो ये हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल बन गया, और उसके अकॉर्डिंग इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, डी तो हो गया डिस्कार्ड। ओके, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, कम से कम 2 सॉल्यूशन, ज्यादा कितने भी हो सकता है ट्रू हो, क्योंकि ज्यादा की कम की बात करिए 2 सॉल्यूशन तो उसके पास होंगे होंगे। तो इसको भी चेक करेंगे, नो सॉल्यूशन इफ अल्फा ग्रेटर देन 0। तो चलो अब करते हैं इसको चेक, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन होगी फुलफिल कि अल्फा इक्वल टू 0 है, एक ऑप्शन तो हो गया, इससे डायरेक्ट डिस्कार्ड। ओके, क्वेश्चन है आपका y डैश यानी कि dy बाई dx y रेज़ टू द पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, dy y रेज़ टू द पावर 1/2 dx, इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूं बोथ साइड तो क्या आएगा, 2 रूट y, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आएगा 2 रूट y x प्लस c, राइट, यही आएगा। ओके, ये क्या बना आपका, रूट वाई x/2 प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो c/2 का मतलब c में लिख सकता हूं, और इधर आएगा तो x/2 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं y कैरिंग बोथ साइड करके x/2 प्लस c का होल स्क्वायर, राइट। इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, y0 इक्वल टू अल्फा, तो देखते हैं, इनिशियल कंडीशन थी y0 इक्वल टू अल्फा, y0 इक्वल टू अल्फा। तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा अब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, x0 ये 0 हो जाएगा प्लस c 2, y की वैल्यू होगी यहाँ पर अल्फा, यहाँ से c की वैल्यू आई है आपके पास रूट अल्फा, c की वैल्यू आई रूट अल्फा। तो सॉल्यूशन बना आपका y इक्वल टू x प्लस सॉरी x/2 प्लस c की वैल्यू आई रूट अल्फा का होल स्क्वायर, राइट। ओके, तो आप देख रहे हो ये एक सॉल्यूशन है, और एक इसका y इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन होता ही है जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, 2 सॉल्यूशन तो हो गए, कम से कम 2 सॉल्यूशन तो ही। और इस टाइप केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे, क्योंकि ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी ऑफ डिग्री 1,
यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं उन सबकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की कभी भी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट y डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी डिग्री 1 लेकिन इसकी डिग्री 1 नहीं है, ये क्या है 1/2 है, राइट। अगर इसकी 1 बनाओगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये इसका मतलब ये लीनियर नहीं है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो वो नॉन लीनियर होती है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो जाएगी आपकी, नॉन लीनियर। और यहाँ पर आप जब ये थ्रू आउट कोर्स पढ़ोगे, यहाँ पर मेथड चेक करोगे तो यहाँ पर जो आप मेथड चेक करोगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड देखोगे आप। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई पार्टिकुलर तरीका नहीं है कि आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे। मैं अगर किसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने किया, कोई दूसरा इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। इसके बहुत सारे मेथड्स या कोई भी एक स्पेसिफिक रूल नहीं होता कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो जिस तरीके से मैंने सॉल्व करा तो एक सॉल्यूशन आ गया, क्या ये, कोई दूसरे तरीके से करेगा तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। या फिर मैं इसको अगर x को शिफ्ट कर दूं तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, x इस पे शिफ्ट होता चला जाएगा, तो वो भी एक सॉल्यूशन आएंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। तो इसमें केस में कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो हैं। हम कह नहीं सकते कि इनफाइनाइट होंगे, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन y0 = अल्फा। अगर अल्फा 0 हुआ तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन अल्फा अगर नॉन जीरो हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन यहाँ से ये क्लियर है कि 0 भी इसका सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। और ऑप्शन भी इसी तरीके से फ्रेम किए हुए हैं कि एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन व्हेन अल्फा = 0। तो जब अल्फा = 0 2 सॉल्यूशन तो है, तो ये तो ट्रू हो गया, राइट। ओके, अगर अल्फा > 0 हुआ तो क्या होगा, देखो अल्फा अगर > 0 हुआ, राइट, अल्फा > 0 है तब भी सॉल्यूशन है इसका, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो रखेगा ही रखेगा, राइट। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन इफ अल्फा > 0, बिल्कुल। कैसे, देखो अल्फा क्या है, > 0, ये पॉजिटिव, तो ये एक सॉल्यूशन तो ये खुद ही बनेगा अपने आप में, राइट। जब अल्फा > 0 है, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये एक सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि y0 = अल्फा होना चाहिए, इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y = 0 अल्फा आना चाहिए था, लेकिन ये तो 0 देगा, इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो एक सॉल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ ये इसका एक सॉल्यूशन ये तो है, तो एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी ज़्यादा कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक सॉल्यूशन तो है ही, तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन इफ अल्फा > 0। तो ये भी डिस्कार्ड, ये भी डिस्कार्ड और ये भी ट्रू। तो इस तरीके से आप चेक करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है या यूनिक सॉल्यूशन रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ODE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ये क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करने की 2 टाइप्स हैं आपके पास, 2 तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट है आपका dy/dx = f of x, y, एक रिप्रेजेंटेशन ये है। और सेकंड है आपकी m, जहां पर m xy का फंक्शन होगा, dx प्लस n, जहां पर n भी x, y का फंक्शन होगा, dy = 0। तो आप ODE यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसको 2 टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट टाइप आपकी होगी dy/dx = फंक्शन ऑफ x, y, एंड सेकंड हो गया जहां पर m आपका xy का फंक्शन है इंटू dx प्लस n, जहां पर n आपका xy का फंक्शन है इंटू dy = 0। तो आप, ये थी आपकी रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका कि आप एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ मेथड्स की। तो आज के लेक्चर में जो हमारा मेथड कवर होगा वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये क्या होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, इसमें हम जो, क्योंकि फंक्शन आपका 2 वेरिएबल्स का है x और y, अगर आप x और dx टर्म को एक साइड ले जाओ, y और dy टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये आपका मेथड कहलाता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यही ये कह रहा है कि इन एन ODE यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिखा करेंगे ODE।
if it is possible to get a function of x and dx one side and function of y and dy other side, right? Then variables are called, तो ये वेरिएबल x और y इसको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड सेपरेबल. ये वेरिएबल आपस में कैसे होंगे, सेपरेबल होंगे. एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. इसको बोलोगे आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस y. ये क्या हमारे पास एक एग्जाम्पल है. यहां पर हमारा f ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां बात करूं हेयर f ऑफ x कॉमा वाई क्या हो जाएगा, वो e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई. तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. ये फर्स्ट टाइप है आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को रिप्रेजेंट करने का. ओके अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तुम कौन से मेथड से करोगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. तो क्या कहता है, इसको हम लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स ई रेज़ टू द पावर x इंटू ई रेज़ टू द पावर y. राइट, सेपरेट अलग अलग कर दिया. राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, x और dx की टर्म्स को एक साइड रखेंगे, y और dy की टर्म्स को एक साइड रखेंगे. तो ये बनेगा आपका dy, यहां से ये y आएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर x और ये dx हो जाएगा. तो x की टर्म एक साइड हो गई और y की टर्म्स एक साइड हो गई. अब क्या कहता है, इस दोनों को इंटीग्रेट कर दो. हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करोगे तो आप ये बनेगा आपका e रेज़ टू द पावर माइनस y dy इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x dx. राइट, e की पावर को हम ऊपर ले गए तो e रेज़ टू द पावर नेगेटिव ऑफ y हो गया. ओके इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन होता है e रेज़ टू द पावर माइनस y एंड इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ पावर. तो माइनस y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में -1, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ e इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा प्लस c. तो यहां से ये क्या बना, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो मैं इसको e रेज़ टू द पावर c लेता हूं क्योंकि सब e की पावर में है, तो मैं ले सकता हूं. ओके यहां से आपका सॉल्यूशन अगर मैं इस साइड लेके जाऊं इसको e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर y और इस कांस्टेंट को मैं इधर ले आऊं e रेज़ टू द पावर माइनस c. यानी कि आंसर क्या है आपका, e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस y, ये माइनस था, इज इक्वल टू, इसको मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं c के. राइट, जहां पर c इज इक्वल टू क्या है, माइनस e रेज़ टू द पावर c या c1 ले लेता हूं. तो इस तरीके से ये क्या एक सॉल्यूशन है ये. या फिर इसको आप लिख सकते हो, ये माइनस e रेज़ टू द पावर y था, इसको मैं लिख सकता हूं यहां से अगर मैं y निकालूं तो मैं इसको लिख सकता हूं e रेज़ टू द पावर माइनस y, इसको मैं इस साइड लेके गया. राइट, तो ये बनेगा आपका e रेज़ टू द पावर माइनस y e रेज़ टू द पावर c माइनस e रेज़ टू द पावर प्लस x. राइट भाई, इसको यहां से यहां आ गया, e रेज़ टू द पावर माइनस 1 एज इट इज रखा, इसको मैं इधर ले गया, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का. ओके अब इसको मैं लॉग में ले जा सकता हूं या इधर ही छोड़ दो, ये भी यहां पर आपका एक सॉल्यूशन हो गया. कुल मिला के ये एक सॉल्यूशन है.
इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। क्या कहता है कि x और dx की टर्म को एक साइड ले जाओ और y dy की टर्म्स को एक साइड ले जाओ, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो ये होता है आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। नेक्स्ट है रिड्यूसिबल टू सेपरेशन। अब डायरेक्ट वो क्या है, सेपरेशन आप उधर अप्लाई नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट आप उधर सेपरेशन मेथड अप्लाई नहीं कर रहे, और उधर क्या करोगे आप, उसको रिड्यूस करोगे सेपरेशन में, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। जैसे आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि सम के फंक्शन में आ रहा है कुछ। जैसे मान चलो यहां पर आ जाए x प्लस वाई, राइट, ये फंक्शन हो जाए x प्लस वाई, या प्लस 1 कर दूं मैं, राइट, c मतलब ये कांस्टेंट। अब बताओ क्या आप इसमें से x टर्म को, अगर ये dy बाई डी एक्स के इक्वल हो, क्या आप इस टर्म को अलग कर सकते हो, x की टर्म को एक साइड ले जा सकते हो? नहीं, क्योंकि ये ऐड में है, क्या है, एडिशन हो रहा है। इसको आप इस साइड लेके जाओगे तो फिर माइनस में हो जाएगा, मतलब कि सेपरेट नहीं कर पाओगे कि x और dx की टर्म एक साइड हो जाए, y और dy की टर्म एक साइड हो जाए। तो इसको किस तरीके से करोगे आप? तो सबसे मेथड है इसमें कि आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुट ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। अब क्या पुट कर लेते हैं, इस फंक्शन को टी पुट कर लेते हैं। ओके, टी पुट कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, अब इसको डेरिवेटिव कर दो। क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a कांस्टेंट टर्म एज इट इज, a कांस्टेंट टर्म एज इट इज, और यहां से आ जाएगा ये प्लस b और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, और c कांस्टेंट टर्म उसका 0 इज इक्वल टू t। क्या हुआ, यहां से आप देखोगे तो ये बन रहा है a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, और t का भी डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा आपका dt अपॉन x, क्योंकि t किसका फंक्शन है, x और y का। इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो बनेगा dt अपॉन dx। तो यहां से आया आपका, निकल के आया dt अपॉन dx। ओके, यहां से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx माइनस a, ये a उधर गया और यहाँ पर b था वो अपॉन में 1 अपॉन b हो जाएगा। तो ये आया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ अपनी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ से ये आएगा 1 अपॉन b dt अपॉन डी एक्स माइनस a इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हमने क्या मान लिया था, t। तो ये क्या हो जाएगा आपका t, एफ ऑफ t, राइट। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई। ओके, तो इसको देखो और सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस a इज इक्वल टू b एफ ऑफ t, राइट। और इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये बनता है आपका dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी एफ ऑफ टी, और माइनस ए इधर था तो इधर जाएगा प्लस का a, राइट। ये हो गया। अब देखो, अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ये सिर्फ किसका है, t का। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में आ गई, अब t और x में, y हट गया यहाँ से, सिर्फ t और x में रह गई, जहां पर t आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको क्या आप सेपरेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, देखो, इस वाई टर्म को मैं अगर डिनोमिनेटर में ले आऊं dt अपॉन
ए प्लस बी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं इधर ले गया और इस डी एक्स को मैं इधर ले गया। जब मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, और डी एक्स अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू डी एक्स, तो ये आ गया, ये सेपरेट हो गया। तो यही मेथड क्या कहलाता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन ए प्लस बी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, राइट। तो ये क्या कहलाएगा आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि रिड्यूसिबल टू सेपरेशन। ये सेपरेशन में रिड्यूस हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका, चलो इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई आ गया, तो आप इस टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये फंक्शन किसका बनना है, एक तरीके से एक्स प्लस वाई। देखो तो अगर मैं इस एक्स प्लस वाई को टी पुट कर लूँ तो मेरा ये कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी पुट कर लिया मैंने। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या मिलेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। यहां से मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, ये आई डी वाई डी एक्स की वैल्यू। अगर मैं इस वैल्यू को इधर पुट कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, ये बनेगा डी टी अपॉन टी एक्स माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड में ये बना, और राइट साइड में क्या बनेगा आपका, एक्स प्लस वाई को क्या मान लिया आपने टी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। ये बन गया आपका, ऊपर ए स्क्वेयर गिवन था, नीचे एक्स प्लस वाई को जैसे ही आपने टी पुट करा तो ये हो गया टी स्क्वेयर, राइट। ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये -1 को उस साइड ले जाते हैं तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1, एलसीएम लेते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, राइट, ये बना। ओके, अब देखो ये पूरी टर्म क्या है, टी में है, तो हम इसको डी टी के साथ ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहां से 1 बचेगा और dx की मल्टीप्लाई होगी तो dx, जी आ गया, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेट होने के बाद आएगा टी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, राइट। इसको आप देखो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको 12th में जो आपने मेथड पढ़े थे उससे सॉल्व करते हैं। टी स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वेयर, इसमें ए स्क्वेयर ऐड कर देता हूं, टी स्क्वेयर में ए स्क्वेयर ऐड करा और ए स्क्वेयर को ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, राइट।
ए स्क्वायर ऐड करा, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा, तो ये आपस में कैंसिल होंगे तो ये टर्म बन जाएगी। ओके, अब क्या कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के अपॉन में इस डिनोमिनेटर को लिख रहा हूं माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन दिस डिनोमिनेटर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये हुआ। ओके, इसका मतलब ये कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 1 और इंटू में डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी, 1 इंटू डी टी माइनस इसके साथ अलग से सेपरेट होगा तो ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, राइट। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन आपका होता है विद रेस्पेक्ट टू टी हो रहा है तो टी आ जाएगा, एंड दिस, ये एक फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है, कौन से वाला, आपको ने पढ़ा होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन अगर इसका हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहां पर क्या है हमारे पास, देखो ए स्क्वायर तो बाहर लिख लेंगे, इसको अंदर क्या बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो यहां पर टी जो है वो यहां पर एक्स का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन ए, तो लिखते हैं 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स यानी कि टी अपॉन में ए, राइट, इज इक्वल टू, और dx का इंटीग्रेशन x और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप ऐड करोगे क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, अब यहां से क्या निकल के आ रहा है कंक्लूजन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये a, ये पावर कैंसिल, ओके, तो यहां से आया आपका t माइनस a tan इनवर्स t अपॉन a इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अगर मैं t की वैल्यू पुट कर दूं तो यहां से क्या निकल के आएगा, t की वैल्यू क्या, देखो क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन किस में था, x और y में था, ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो आपकी x और y वेरिएबल में थी, x और y में, तो आंसर भी आपको किस में आना चाहिए, x और y की टर्म में ही। वो कैसे आएगा, हमने x प्लस वाई को क्या मानते हैं t, यानी कि t की वैल्यू क्या होगी यहाँ से x प्लस वाई, तो इस t की वैल्यू को हम फाइनल में पुट कर देते हैं, तो यहाँ t आ रहा है तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस वाई, तो ये क्या बनेगा x प्लस वाई माइनस a टाइम्स tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू x प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप मेथड अप्लाई करोगे रिड्यूसिबल टू सेपरेशन, राइट, तो इस तरीके से सॉल्व होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आज तक इतना ही। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।